तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है, ठीक है। और साथ साथ कुछ चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने एक कल वीडियो बनाया था कि एक टीचर है जिन्होंने केमिकल रिएक्शंस को, बहुत बड़े टीचर है रेलवे के, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने एक वीडियोस बनाया कि 13 मिनट का वीडियो था लगभग, उसमें उन्होंने लिखा थंबनेल पे कि संपूर्ण रिएक्शन एक वीडियो में ख़त्म। तो मैंने उस पर टिप्पणी किया था और सर ये भी बता रहे थे उस वीडियो में, जब पढ़ा रहे थे तो थ्योरी ऑफ पाथ बता रहे थे, ठीक है। देखो, बताने का सबका अलग अलग तरीका है, बता सकते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें कभी कभी क्या होती है ना, कुछ गलती भी होती है, कुछ मिस्टेक होती है, तो उनको करेक्शन करना चाहिए। लेकिन ये साइंस है भाई, साइंस में थोड़ी सी गलती आपका 1 मार्क्स को ले डूबने वाला है। तो उस चीज़ के ऊपर ही बताया था कि सर ने एक थोड़ा सा गलती किया था। बहुत बड़े टीचर है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है रेलवे में, उन्हें रेल राजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो मैं बताया था वीडियो बना करके कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो को देखा, उन्हें लगा भी, उन्होंने भी अपनी कमेंट बताई। क्योंकि देखो, मैं बहुत अच्छे टीचर हैं, सभी टीचर बेस्ट है। मैं सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाला, मैं किसी टीचर के विरोध में नहीं बोला। हाँ, जब मैं देखता हूँ साइंस में कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं, मुझे लगा हाँ यहाँ पे गलती है, तो उस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए। अगर मुझसे भी बहुत सारी गलती हुई है, मैंने भी सुधारा है, तो उसमें देखो क्या था, सर बता रहे थे, जैसे उन्होंने बता रहा था थ्योरी ऑफ पाथ, उन्होंने बोला हम थ्योरी ऑफ पाथ दिए हैं, हम ही दिए हैं, बना दिए। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे टीचर लोग बोलते हैं कि हम ही हैं सर्वे सर्वा, तो ये चीज़ टीचर को शोभा नहीं देती, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत मेहनत से भी पढ़ा रहे हैं, बहुत रिजल्ट भी देते हैं, तो उतना ज़्यादा व्याख्यान नहीं करते। तो इन सब चीज़ों से टीचरों को बचना चाहिए। आप अच्छी टीचर हैं, आपका कंटेंट लोग विश्वास कर रहे हैं, आप पे प्यार कर रहे हैं, तो उस चीज़ का ये नहीं बोलना चाहिए कि हम ही हैं, हम ही जो है दे दिए, ठीक है, वो चीज़ें। तो टॉपिक पर आते हैं। कल का जो वीडियो था केमिकल रिएक्शन, सर ने 13 मिनट में बना दिया, जिसमें केमिकल रिएक्शन अगर पढ़ा जाए अच्छे से, तो केमिकल रिएक्शन में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आते हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में सर ने नहीं बताया। अगर केमिकल रिएक्शन बताया जाए तो लगभग 4 से 5 टॉपिक होता है, 4 से 5 पीरियड्स का होता है, ये एनसीईआरटी भी बोलता है। और अगर अच्छे टीचर्स भी पढ़ाएंगे ढंग से तो 1-2 घंटे तो आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जिसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। फिर क्या बोलते हैं, विघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, उष्माक्षेपी, अवक्षेपी, फिर उसके बाद रेडॉक्स भी होता है, फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सभी चीज़ें होती थी। इन सब चीज़ों के बारे में एक भी चर्चा सर ने नहीं किया, इसीलिए मैं बोला। क्योंकि देखो, मैं ये बात क्यों बोल रहा, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं क्यों ये बात बोल रहा, क्योंकि देखो वो बड़े टीचर हैं, सभी लोग उनसे जुड़े हुए, उम्मीद से कि साइंस इनके थ्रू मेरा स्ट्रांग होगा। लेकिन जब ये आप बोलते हो कि मैंने ये पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दिया, थ्योरी ऑफ पाथ का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, ये क्या लॉजिक है भाई। आप चाहते तो बड़े डिटेल ढंग में बना करके थ्योरी ऑफ टाइप ऑफ बच्चों को हेल्प मिल जाती, इसीलिए मैंने वो बनाया, ताकि आप देखो लोगों को भ्रम करने से कोई फायदा नहीं। आजकल क्या हो गया ना, लोग छोटा सा एक टॉपिक लाते हैं, ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, लोग जुड़ते हैं और अपना सीधा पेड कोर्स पे वो लेके चले जाएंगे। देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो, तुरंत छोटा सा टॉपिक लाएंगे, हाइप क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने, देखिए ये हमारा 199 का कोर्स यहाँ पे चल रहा है, ये हमारा फलना, तो वो चीज़ है। तो सर ने गलती क्या बोला था उसमें, जैसे सर का एक कहना था कि CaCO3 को जब हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, तो सर ने बोला यहाँ पे कि आपको कौन सा गैस निकलेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, ठीक है, ये बोला कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। लेकिन सर ने ये बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, लेकिन सर ने बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्यों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उन्होंने ये बताया यहाँ पे, और बहुत सारे ऑप्शन दिए। उन्होंने बोला कि कोई भी रिएक्शन होगा तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो सकता है। पॉसिबल था कि ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी ही ये है कि ये जब गर्म होता है, टूटता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज करता है, ये ठीक था। लेकिन सर ने उसके साथ ये बताया कि ऑक्सीजन गैस, अब बताता, अब सुनना ध्यान से, उनका वीडियो देखना। फिर उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन गैस केवल प्रकाश संश्लेषण में ही निकलता है। उन्होंने लिखा भी था, यहाँ पे ऐसा लंबा चार्ट था, यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन जो है केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निकलता है, बोल दिया। तो इसीलिए बोला सर कि यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, नहीं होगा, क्या कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में होता है, तो यहाँ नहीं होगा। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन जैसे कि KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो KCl प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ रिलीज होता है। फिर उसी तरह वाटर H2O को, वाटर को जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक जब सप्लाई करते हैं पानी में, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, समझ में आया, ये भी होगा। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी इसी तरह गर्म करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो सर का ये कहना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन खाली प्रकाशीय संश्लेषण में होता है,
तो ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये आता कि KClO3 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, KCl, अब प्लस इसके साथ क्या निकलेगा। अब बच्चे बोलते हैं अच्छा ये तो खाली प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, यहाँ तो प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये तो गलत ना हो जाएगा सर आपके अनुसार। तो ये चीज़ सर ने बोला तो उस चीज़ के ऊपर मैं बता रहा था। और बहुत सारे चीज़ बोल रहे हैं कि तो ये चीज़ें इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। और जो आपने बोला 13 मिनट का वीडियो था उसमें मैं उम्मीद करता था कि आप उसको अच्छे से ढंग से केमिकल रिएक्शन पाते हो। चलो कोई बात नहीं, आपने कंप्लीट नहीं कराया और तो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ आज केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, सारी चीज़ों को देखेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से देखना और आपका ऐसा क्लास आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। ये क्लास 10 का टॉपिक है, याद रखना। क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो केमिकल रिएक्शन सभी लोग लिख लो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण एंड अभिक्रिया, ठीक है। अब चलो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, देखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण जो होगा ना जिससे मिलकर बने थे उससे एकदम विपरीत होता है। उससे क्या होता है, एकदम विपरीत होता है नया पदार्थ। जैसे कि मान लो आप हाइड्रोजन, जैसे एग्जांपल समझो, एक आपने लिया हाइड्रोजन और एक लिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन क्या है आपका, ये गैस है, ऑक्सीजन भी क्या एक गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब संयोग करता है 1:8 में तो क्या बनता है आपका H2O। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान देना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका नाम क्या है, वाटर, जिसका नाम क्या है, वाटर। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किससे बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, Mg मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, MgO। क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ किसी में अभी, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किए तो एक नया पदार्थ बनाया, एक नया यौगिक बनाया, कंपाउंड बनाया, इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या होता है, व्हाइट पाउडर। कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। याद रखना, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो व्हाइट डैजलिंग फ्लैम के साथ जलता है, क्लास में बहुत पढ़े हो। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, एक फिक्स रेशियो में, अच्छा ये सब कैसे होता है, फिक्स रेशियो में आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें जो नया पदार्थ है ना, इसका गुण जिससे मिल करके बना था बिल्कुल। अब देखो पानी, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बना क्या है आपका, बना क्या, यहाँ पे गैस था, यहाँ पे गैस था, यहाँ पे क्या बन गया, नया पदार्थ बना। इसका देखो अवस्था में परिवर्तन हो गया, दो गैस के मिलने से एक लिक्विड का निर्माण हो गया, अवस्था में परिवर्तन होगा। इसका पानी का गुण भी अलग होगा। पानी का गुण क्या ऑक्सीजन का जैसा होगा, नहीं, हाइड्रोजन का गैस होगा, नहीं, मिल करके इससे बना, लेकिन इसका गुण एकदम अलग होगा, इसका अवस्था भी चेंज हो गया। अब देखो इसी तरह जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण एकदम अलग है, व्हाइट कलर का पाउडर है। ऑक्सीजन गैस था, मैग्नीशियम सॉलिड था, ये क्या बना, व्हाइट कलर का एक पाउडर बना। तो इसका विशेषता इससे बिल्कुल एकदम अलग है। मैग्नीशियम को आप एक बार टेस्ट करना, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को टेस्ट करना, इसका प्रॉपर्टी एकदम अलग रहने वाला है। समझ में आया, तो ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में समझो इधर वाले एरो के इधर वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, ये। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो बन रहा है इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। हिंदी में रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, अभिकारक। देखना हिंदी में थोड़ा ध्यान देना, कभी हम लोग बताना कभी मिस्टेक होगा तो अभिकारक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अभिकारक। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उत्पाद। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उत्पाद, या इसको प्रतिकारक या प्रतिफल भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये भी क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट हो गया। ये भी क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट। और ये क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट। क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है, तो ये आपका खत्म हो गया। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो गया, इसके जो एटम्स के थे, अरेंजमेंट था, ये बिल्कुल यहाँ बजा करके बदल जाता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिस तरह हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो ऑक्सीजन का बॉन्ड था आपस में, ये ब्रेक होकर के एक नए बॉन्ड का निर्माण करते। तो अब जल का जो बॉन्ड होगा एकदम इनसे विपरीत बॉन्ड का होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज। यहाँ पे बहुत सारे चेंज, जब केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
कौन कौन सा परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। अब देखो केमिकल चेंज, सबको नोट्स करते जाना आप लोग चीज़ों को, और क्लास बताना कैसा लग रहा है। कहीं मिस्टेक हो हमसे तो आप भी वो कमेंट बताना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कि मैं आपको हवा में उड़ा दूंगा बहुत बड़ा, मैं ऐसा नहीं है कि। चलिए बस अब बात करते हैं केमिकल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता, है ना, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता। अब केमिकल चेंज की विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज, है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या क्या हमको देखने को मिलता है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसकी विशेषता क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। अब यहाँ पे पढ़ेंगे पहला क्या होता है, देखो जब दो या दो से अधिक मिला था तो एक नए पदार्थ का निर्माण किया, तो इसका अवस्था अलग होगा कि नहीं, ये दोनों गैस था, गैस से मिलकर के लिक्विड बन गया, तो चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, स्टेट में परिवर्तन, अवस्था में चेंज इन स्टेट लिख देते हैं, ठीक है। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला। जब नया पदार्थ बना इसका अवस्था बिल्कुल अलग हो, भाई दो गैस से मिलकर बना तो सॉलिड बन रहा है यहाँ पे, ये अवस्था में परिवर्तन। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में चेंज इन क्या होगा, टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि या ह्रास हो सकता है। जब याद रखना, जब वाटर का निर्माण होता है तो बहुत सारा एनर्जी निकलता है, ये याद रखना। तो तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है आपका, एकदम अलग अलग कलर का होगा, या रंगहीन होगा। यहाँ पे आपको रंग वाले मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बता दो लोहे का अभिक्रिया किसके ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3। ये लोहा था, लोहा का कलर कैसा था आपका, याद रखना। लोहे का कलर क्या होता है, बहुत ही मतलब कि सिल्वर का जैसा कलर होता है। लेकिन इसको ऑक्सीजन और वाटर, यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर भी लिख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन या वाटर के साथ जब भी रिएक्शन कराता है, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन जब भी करवाएंगे, अच्छा वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, भाप के साथ करेगा तो Fe2O3 बनेगा। क्या बन जाएगा आपका, Fe2O3। तो लोहा पहले था सिल्वर कलर का, जैसा एकदम चमकीला दिखाई दे रहा था, लेकिन रिएक्शन के बाद पानी और हवा में रखने के बाद Fe2O3 ये क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड। अब इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। ये याद रखना, तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ब्राउन कलर का होगा। तो क्या होगा, रंग में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, चेंज इन। चौथा क्या होगा आपका, चेंज इन कलर। और एक एग्जांपल समझ, जैसे कोयला, कार्बन को आप जला रहे हो तो कार्बन एकदम ब्लैक होता है, जलने के बाद कलर में चेंज देखने को मिलता है कि छाई जैसा कलर होता है। तो रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के बाद चेंज इन कलर हो गया, रंग। फिर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अब क्या होगा यहाँ पे आप लोग को बताना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिएट, अवक्षेप का निर्माण। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिएट, अवक्षेप का निर्माण। बहुत सारा ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, अवक्षेपों का निर्माण होता है। जैसे कोयले को जलाओ तो अवक्षेप के रूप में क्या होता है, छाई मिलता है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है, BaSO4 सल्फेट, बेरियम सल्फेट का भी मिलेगा। तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे, प्रेसिपिएट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फिर अब क्या होगा, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैसों का निर्माण होता है। क्या होता है, गैस का भी निर्माण होता है। पांचवा क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या गैस का निष्कासन। क्या होगा, गैस का निष्कासन। जैसे मान लो जिंक, ये जिंक है, जिंक मेटल का हम लोग रिएक्शन करवाएं HCl के साथ, तो क्या बना है, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसा बना, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया। समझ में आया, तो ये भी हो गया गैस का निर्माण। तो अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बनता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन, सबसे पहले क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन। पहले जैसा था, अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवस्था में चेंजेस हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि या कमी देखने को मिल सकती है। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हो जाएगा नया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिएट, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप के रूप में कुछ बचेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस का निर्माण होगा। समझ में आया, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है कब, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। अच्छा याद रखना, जब रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये सब का गुण जिससे मिलकर के बना था, जो अपने अवयवों से मिलकर के बना, उससे एकदम बिल्कुल विपरीत गुण होगा। समझ में आया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जलाता है,
हाइड्रोजन गैस जलने में सहायक है ना, फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन पानी क्या बुझाने का काम कर रहा है। तो प्रॉपर्टी एकदम बिल्कुल अलग है कि नहीं, तो ये भी ध्यान आपको देना है। तो समझ में आ गया, ये हो गया। अब देखो केमिकल इक्वेशन दो तरह के होता है, एक वर्ड इक्वेशन और एक होता है क्या, सिंबल इक्वेशन। एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक सिंबल। वर्ड इक्वेशन कैसे है, जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखेंगे, वर्ड में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, तो आपको ध्यान नहीं देना है, ये बच्चे लोगों के लिए। अब बात करते हैं, एक होता है, दो तरह के इक्वेशन होते हैं। जैसे अभी मान लो एक इक्वेशन है ना, जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है क्या, आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, देखो यहाँ पे, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया दो तरह से होता है, एक होता है बैलेंस इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो यहाँ पे, इसको पहले मैं मिटा ही देता हूँ पूरा, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ तक आप लोग लिखते जाना, नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर ढंग से, पूरा पढ़ा देना। इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और पीडीएफ इसका दिया हुआ है आप लोगों के, ठीक है। दो तरह के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, एक बैलेंस रासायनिक अभिक्रिया, एक अनबैलेंस्ड, ठीक है। देखो एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पहला है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा क्या है, इसको बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका पढ़ना है हमको अनबैलेंस, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो बैलेंस ना हो। याद रखना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितना भार था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भार आपस में बराबर होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पहले जितना मास था, द्रव्यमान था अभिकारकों का, जो उत्पाद नया बना रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसका वजन क्या होगा, एकदम बराबर होगा। इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का नाश किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का हम लोग नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे संतुलित एक अनबैलेंस रसायन, जैसे कि मान लो मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ। बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होता है कि बैलेंस कैसे करें, तो इसका रूल है भाई, बहुत प्रॉपर अच्छा रूल है। इतना अच्छे ढंग से मैं रूल बता दूंगा, अच्छे लेवल के आप केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करवा पाएंगे। यहाँ मैं बच्चों लोग को केमिकल रिएक्शन सॉल्व करा देता हूँ, तो आप लोग को भी आराम से सिखा दूंगा मैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा, है ना। जब गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है। मैग्नीशियम का परमाणु कितना है, मैग्नीशियम के एक परमाणु, ऑक्सीजन के भी एक परमाणु। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, याद रखना ऑक्सीजन को पीछे लगा सकते थे क्या, पीछे कभी मत लगाना, पीछे नहीं लगता है, ठीक है। बीच में घुसा सकते थे, बीच में भी नहीं घुसता, आगे लगता है जब भी। तो अब देखो आगे लगने से क्या हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 बैलेंस हो गया, लेकिन गड़बड़ हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, मैग्नीशियम को 2 बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम को 2 लिखेंगे तो ये अब बैलेंस हो गया। अब ये कैसा हो गया, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गया। तो अब यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं, तो ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन, 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 क्या बना, 2MgO। ये हो गया क्या, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अभी कैसा था ये, असंतुलित, बैलेंस नहीं था दोनों तरफ। अब कितना हो गया, ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया आपका, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। और एग्जांपल ले लें क्या, जैसे कि मान लो आप ले तो H2 प्लस O2, क्या होगा, H2O पानी बनेगा। ये कैसा है, असंतुलित। देखो तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन आपका 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी को बैलेंस करते हैं, देखिए इसी को बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, H2 प्लस O2, है ना। देखिए कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 2 एटम्स हैं यहाँ पे,
H2O। तो अब बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, पीछे लगा सकते हैं, नहीं लगे, हमेशा कहाँ लगे, आगे लगेगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो तो हाइड्रोजन भी 2 दूनी 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो तो 2 है, ऑक्सीजन 2, ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब देखो बैलेंस है कि नहीं सेम है, हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और 2 एटम, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 गुना 2, और इधर कितना है 2, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, प्लस ऑक्सीजन का 1 गुना 2, एक ऑक्सीजन के 2 परमाणु तो कितना हो गया 2 इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना है 2 दूनी 4, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 2, यहाँ कितना हो गया 4 2 6, इधर भी कितना हो गया 4 2 6, तो दोनों तरफ देखो परमाणुओं की संख्या इधर 6 और इधर 6, दोनों बराबर हो गया। भार के दृष्टि से भी क्या हो गया, कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलाकर कुल 6 भार वजन हो गया। इधर भी भार कितना हो गया 6, AMU, किसी भी भार को एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। तो इस तरह ये आपका बैलेंस हो गया। तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का। देखो वेट इधर भी बराबर होगा, आप इधर भी लगभग बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपका, है ना। तो ऐसे बोल सकते इधर 6 ग्राम था तो उधर भी 6, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सम एग्जाम्पल्स। अब देखो कुछ सिंबल्स आपको बता देता हूँ, जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ सिंबल्स हैं ना, उसको क्या क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे कुछ, जैसे इसको हो गया ना, अच्छा याद रखना, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, कंकाली, क्या बोलते हैं, स्केलेटन, स्केलेटन इक्वेशन, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं, याद रखना है, क्या बोलते हैं, स्केलेटन, स्केलेटन ना, स्केलेटल, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, कंकाली, कंकाली समीकरण। क्वेश्चन आता है भाई, कंकाली समीकरण किसे बोलते हैं हम लोग, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन बोलता है कंकाली समीकरण किसे बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कंकाली समीकरण हम लोग बोलते हैं, स्केलेटल बोलते हैं अनबैलेंस को, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला कुछ सिंबल है। अब कभी कभी रसायन, अच्छा इस बार ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा सिंबल से क्वेश्चन दिया था भाई, ये गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या सिंबल होगा, एरो होगा, प्रेसिपिएट होगा, क्या क्या होगा। तो देखो सम सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट इन केमिकल इक्वेशन, सिंबल ऑफ क्या है आपका, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट इन केमिकल इक्वेशन, केमिकल, तो केमिकल इक्वेशन के दौरान फिजिकल स्टेट मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक लिए उसका अवस्था बताने के लिए कुछ सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखे, तो हाइड्रोजन क्या था, गैस, तो गैस को कैसे पता चलेगा कि वो गैस है, तो उसका सिंबल देते हैं। ऑक्सीजन का कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन, उसको जी से लिखते हैं गैस। कोई सॉलिड है तो सॉलिड को कैसे देंगे, कोई लिक्विड है तो लिक्विड को कैसे, क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई अवक्षेप बना तो उसका क्या सिंबल देंगे ताकि पता चले। अब सबको नहीं लिखोगे बगल में अवक्षेप गैस बड़ा बड़ा, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके तत्व या यौगिक भाग लेते हैं वो क्या किस अवस्था में है उसको दर्शाने के लिए कुछ सिंबल, कुछ चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो पहला है आपका फॉर सॉलिड स्टेट, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई ठोस अवस्था में है ना, किसके लिए, फॉर सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज़ अगर सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में है तो उसको उसके लिए क्या होगा, सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में उसके लिए सिंबल क्या हम लोग करते हैं, एस से, क्या एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस, ठीक है। अगर कोई फॉर लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में, द्रव या तरल लिखो उचित रहेगा, कोई चीज़ अगर तरल अवस्था में उसके लिए क्या होगा, सिंबल हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक। कभी कभी आई जैसा लंबा खुट्टी जैसा ऐसे रहता है, ठीक है, याद रखना एल से, एल से मतलब लिक्विड। अगर किसी के बगल में एल लगा हुआ तो समझो वो जो चीज़ें केमिकल है वो लिक्विड में है, एस है मतलब सॉलिड में। तीसरा देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता है ग्रुप डी में कैसा क्वेश्चन दिया था, ये लिख दिया था, बोला था ये जो बना था जैसे BaSO4, BaSO बेरियम सल्फेट, ये क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस, यहाँ पर दे दिया डैश, बताइए। अब ऑप्शन में दिया था एस है कि एल है कि AQ है कि PPT है। अब आपको जानकारी होगा, बेसिक जानकारी होगा तभी ना बनाइएगा आप। तो ये कैसे पता चलेगा, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से, यहाँ पे क्या सॉलिड होगा लिक्विड, फंस गया आपने, बोले भाई तो पढ़ भी नहीं किए, भाई 10th क्लास में ढंग से आप नहीं पढ़े ढंग, तो ये चीज़ आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे अभी, तो सब टेलर अभी देखो सब तुरंत चुटकियों में बनेगा। लिक्विड स्टेट के तीसरा सॉलिड लिक्विड, फिर तीसरा गैसियस स्टेट,
गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट मतलब क्या होगा? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के लिए क्या जी से डिनोट करेंगे। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में कुछ अवक्षेपी भी बनता है, क्या बनता है? अवक्षेपी बनता है, प्रेसिपिएट, है ना। फॉर प्रेसिपिएट है ना, अवक्षेप का निर्माण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ अवक्षेप बन जाता है जो नीचे बैठ जाता है ना, अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अवक्षेप को कैसे? पीपीटी। कैसे? पीपीटी लिखा है, देखना एनसीईआरटी की बुक में पीपीटी भी लिखा हुआ आपके रहते हैं, ठीक है। पीपीटी हो गया। अब बात करते हैं फॉर एक्वा सॉल्यूशन, 5वां नंबर, फॉर एक्वा सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो जल में विलय, जल में घुलनशील, ठीक है। फॉर एक्वस सॉल्यूशन, वैसा घोल, वैसा विलयन जो जल में घुल जाए, उसके लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं? AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं बगल में? AQ। मतलब AQ का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो NaCl, नमक का निर्माण होता है, तो किसके बगल में क्या होगा? सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, क्या? AQ लिखेगा। AQ मतलब ये नमक जो है ये एक्वस सॉल्यूशन, ये जल में घुलनशील है, इसके लिए लिखेंगे। तो अभी आएगा आपको, अभी सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन, तो ये चीज़ इतना हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट इन केमिकल इक्वेशन, आपका ये रेलवे का एग्जाम, इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, फिर उसके साथ साथ LP टेक्नीशियन का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया था। जब भी केमिकल इक्वेशन अगर कुछ दिया हुआ तो केमिकल इक्वेशन में बहुत सारे केमिकल अभिक्रिया कर लेते हैं। तो जैसे मान लो गैस, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन एक गैस है, वो रिएक्शन करके क्या बनाया? पानी बनाएगा। तो पानी क्या है? लिक्विड है। तो गैस मिल करके लिक्विड बना रहा। तो उसी तरह बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा आपको बताना है कि गैस था कि लिक्विड था। तो बहुत सारा रिएक्शन को आप किसी को बताओगे तो उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन में सिंबल का यूज़ किया गया। अगर आप कोई भी चीज़ को सॉलिड दिखा रहे हैं तो सॉलिड को S से डिनोट कर दें। क्या? जैसे हम लोग मान लिए लिखें कि सोडियम क्या है? आपका सॉलिड धातु है। सोडियम को S, इसके बगल में S लिखेंगे, इससे समझ जाएंगे सॉलिड अवस्था के रूप में। उसी तरह लिक्विड है, तो लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के लिए L से डिनोट करते हैं, गैस को G से। प्रेसिपिएट क्या? यह इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ध्यान देना। प्रेसिपिएट का मतलब क्या होता है? अवक्षेप। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने के बाद कुछ अवक्षेप बच जाते हैं जो जल में घुलते नहीं, नीचे बैठ जाते हैं। तो नीचे में जो बैठा ना गाद, उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। उसको कैसे डिनोट करते हैं? PPT, या उसको एरो देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई कि यहाँ पे ब्लैंक जगह दे दिया, यहाँ पे क्या होगा? 4 ऑप्शन दे दिया। समझ में आया? तो ये चीज़ अब बताते हैं। फॉर एक्वा सॉल्यूशन, जल में घुलनशील के लिए AQ, तो ये समझा दिए। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारा ऐसा कुछ निकलेगा ना जो जल में घुल जाता है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? AQ। जैसे नमक का घोल, जैसे नमक NaCl, तो NaCl जल में घुलता है कि नहीं घुलता? तो उसके बगल में क्या लिखोगे आप? जैसे मान लीजिए NaCl है, यहाँ पे NaCl एग्जाम में दिया था इस बार के कि यहाँ पे क्या होगा बताइए? नमक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? तो ये एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे AQ लिखना होगा, मतलब ये जल में घुलनशील है, ठीक है, याद रखना। इसका मतलब AQ। अब देखो कैसा क्वेश्चन आता है, अब आप लोग बनाना है यहाँ पे। देखो कैसा, अगर इसको क्वेश्चन ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी पता नहीं रहेगा तो आपके लिए बहुत हार्ड होगा। सोडियम हाइड्रोजन के साथ, जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कौन? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। अब लिखो यहाँ पे, सोडियम कैसा है? सॉलिड है कि लिक्विड? सॉलिड है तो S, लिक्विड है यहाँ तक तो बना दीजिए। क्या? एक्वस सॉल्यूशन, जल में घुलनशील। क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पता है ये प्रॉपर्टी क्या है? देखो मेटल है, मेटल के हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, क्षार होते हैं। स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। तो ये पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। बेस में भी कैसा बेस? प्रबल क्षार। जैसे प्रबल हम HCl H2SO4 होता है, इसी तरह बेस में NaOH KOH प्रबल क्षार होता है। ये कैसा? एक्वस सॉल्यूशन। कैसा? एक्वस सॉल्यूशन। इसको जल में घुलाएंगे तो जल में क्या होगा? घुल जाएगा। वैसा क्षार जो जल में घुलनशील उसको एल्कली भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का एल्कली भी है। अच्छा, हाइड्रोजन क्या आपका? गैस है। ये गैस ना लिख करके हम लोग ऐसे एरो भी दे सकते हैं, तो इस तरह रिप्रेजेंट। तो समझ में? अब देखो फंसाया क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ पे? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपको पता है? अरे ये बूझा हुआ चूना, को प्रॉपर्टी जानेंगे तभी आप बता पाएंगे। ये क्या है? बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। और बूझा हुआ चूना क्या है? जल में घुलनशील होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? AQ, एक्वस सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग? एक्वस। ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सभी को पता है गैस है, तो गैस लिख दिए। ये क्या बना? CO3। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। तो सबसे पहले भाई आपको प्रॉपर्टी पता चलेगा तब ना। ये क्या? CaCO3 का मतलब क्या? CO3 का मतलब कार्बोनेट होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है। क्या है आपका? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या होता है? संगमरमर होगा। अंडे के ऊपर का जो कवच होगा यही होता है अंडे के ऊपर का भी कवच, ठीक है। सफ़ेद दीवार में जो पुट्टी करते हैं, पुट्टी का जो होता है ये भी वही का फॉर्मूला है। समझ में आ? तो ये कैसा स्टेट में होगा आपका? ये सॉलिड स्टेट में। क्या होगा आपका? सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे H2O क्या है आपका? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये COC3 नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में तो होगा, लेकिन रासायनिक देखो, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो लाइमस्टोन बनता है ना, ये नीचे जम जाता है, ठीक है। इसको सॉलिड नहीं लिखेंगे, ये नीचे जम जाता है, जो उस वाटर में घुलता नहीं है, जमा होता है अवक्षेप के रूप में। इसको बोलेंगे PPT। क्या लिखेंगे? अवक्षेप के रूप में। यहाँ पे PPT लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसी तरह AgNO3, NO3 का मतलब नाइट्रेट और Ag का मतलब सिल्वर, तो इसको क्या नाम पड़ गया? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। आपको ध्यान देना होगा कि सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, एक्वस सॉल्यूशन होता है, जल में घुलनशील, तो एक्वस लिख दिया। NaCl नमक में घुलनशील है, नमक है घुलनशील है जल में, तो इसको AQ। इसके साथ AgCl बना, तो AgCl क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। देखो यहाँ पे अब चीज़, यहाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एक बार सिल्वर का क्लोराइड बना और सिल्वर का नाइट्रेट, तो सिल्वर का नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है। तो अब एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे दिया, तो ग्रुप डी के एग्जाम्पलर में सीधा क्वेश्चन आ, यहाँ पे क्या होगा? तो नॉर्मल लोगों को लगेगा कि ये जल में घुलनशील है क्या, तो याद रखना ये क्या होता है? अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। तो अवक्षेप के रूप में जमा है ना, प्रेसिपिएट अवक्षेप को, तो क्या कहेंगे? PPT। अब ये क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट का क्या होगा आप लोग को यहाँ पे बताना, ये भी क्या है आपका? अवक्षेप के रूप में जमा होगा, ठीक है, तो PPT। अच्छा, PPT को ना लिख करके हम लोग यहाँ पे कभी कभी PPT लिखा हुआ रहेगा, इसके जगह अगर एग्जाम में PPT नहीं लिखा हुआ रहा है तो एरो डाउन करके रहेगा, तो ये रहेगा, ऊपर एरो रहेगा तो गैस, नीचे रहेगा तो अवक्षेप को यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी इक्वेशन को लिखने के लिए। बहुत सारा क्वेश्चन आया इस पर, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा, समझ में आया। अब बात करते हैं कुछ केमिकल इक्वेशन है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका? H2O का निर्माण करेगा। H2O का निर्माण करेगा, क्या ये लिखना सही है? लिखना सही है तो बताइए आप लोग। नहीं, जब हाइड्रोजन का निर्माण होता है ना, तो इसमें एनर्जी निकलता है। क्या निकलता है? इसमें एनर्जी निकलता है बहुत ज़्यादा। जब पानी बनता है ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो कितना रिलीज होता है? 572 किलो जूल। तो ये एनर्जी, इसको लिखेंगे प्लस, मतलब एनर्जी निकला है, एनर्जी दिए नहीं है इस अभिक्रिया को करवाने के लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मेल हुआ और पानी बना, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकला। तो ये याद रखना, जब भी पानी का निर्माण होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलता है ना, लगभग 576 किलो जूल। यहाँ पे एनर्जी डिनोट किया, ये क्या एनर्जी? ये एनर्जी आपका इतना रिलीज हुआ है, ठीक है। इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 2 लगा दें। हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 यहाँ पे कर दें। समझ में आता? तो ये भी आपको ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखना, कभी कभी माइनस लगा हुआ रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं N2 + O2, N2 + O2 आपका यहाँ पे क्या बनेगा? NO बनेगा यहाँ पे। अब देखो, NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ऐसे ही रिएक्शन नहीं करेगा, इसके लिए आपको हीट देना पड़ेगा। इसके लिए आपको हीट देना पड़ेगा। कितना हीट दोगे? तो माइनस का मतलब क्या होता है आपका? हीट देना पड़ता है। तो इसमें कितना लगभग हम लोग देखते हैं 180 किलो जूल, 180 किलो जूल। तो ये हो गया क्या? आपने हीट दिया है। ये अभिक्रिया होने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट तभी करेगा जब आप इसमें हीट दोगे। समझ में आ रहा? हीट देना पड़ेगा, डेल्टा हीट दिए तब जा करके ये आपका इतना ये रिएक्शन हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। अगर NO2 लग गया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे। समझ में आया? तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण ऐसे होता है हीट देने पर। तो यहाँ पर ध्यान देना, माइनस का मतलब क्या होता है? इंडोथर्मिक। माइनस का मतलब क्या? हीट दिया, और प्लस का मतलब हीट निकला। तो वैसा अभिक्रिया जिससे इसमें क्या हो रहा है? हीट निकल रहा था, हीट बाहर हो रहा था। तो वैसा अभिक्रिया जिससे हीट बाहर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया, हीट बाहर। वैसा रिएक्शन जिसको रिएक्शन करवाने के लिए रख दो, रिएक्शन नहीं करेगा, हीट देंगे तब जाके रिएक्शन करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? हीट हमको देना पड़ेगा, हीट इनपुट देना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन करेगा। कितना हीट दिए? 180 किलो जूल देंगे तब जाके रिएक्शन करेगा। इसको क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी। तो एग्जाम में सीधा ऐसा आएगा, दे देगा हाइड्रोजन + ऑक्सीजन H2O। बहुत लोगों को पता नहीं कि ऑक्सीजन जब पानी बनता है तो उष्मा बाहर निकलता है कि उष्मा नहीं निकलता है, कि उष्मा निकलता ही नहीं, तो क्या होता है? उष्मा बाहर होता है। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंडोथर्मिक, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। याद रखना, ये उष्मा लेता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। अब बात करते हैं हम लोग
और बहुत सारा आपको रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा केमिकल इक्वेशन में। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए बहुत सारा आपको कैरेक्टर डिपेंड करता है। बहुत में हीट आपको देना पड़ता है, बहुत को ऐसा ही रख दो, जैसे सोडियम, ये मान लो सोडियम को पानी में डाल दिए, अपने आप आग लग गया, तो हीट देना पड़ा क्या? नहीं, आपस में रिएक्शन हो गया। लेकिन लोहा को पानी में डाल देंगे, रिएक्शन नहीं करेगा, ठंडा पानी के साथ जल रिएक्शन नहीं करता, उसको कैसे करेंगे? भाप, लोहा को भाप के साथ रिएक्शन कराएंगे तब जाकर के जल्दी रिएक्शन करता है, ठीक है। इसीलिए आप लोहा को पानी में डालो तो तुरंत अभिक्रिया करके जंग नहीं लग जाएगा, फेरस ऑक्साइड नहीं बनाएगा बहुत लंबा समय तक। लेकिन लोहा को अगर भाप के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो बहुत जल्दी रिएक्शन करवा देगा। तो याद रखना, लोहा ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया जल्दी नहीं करता है, लेकिन भाप के साथ तुरंत करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ एनसीईआरटी का पूरा लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का, यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे बेसिक जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आप लोग को आगे चीज समझ में ही नहीं आएगा, क्या कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो आपको बताता है रिएक्शन का दर क्या है। जैसे कि लिख रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन, N2 प्लस, अच्छा नाइट्रोजन कैसे लिखोगे? नाइट्रोजन क्या है? गैस है, तो यहाँ पे G लिखना होगा। हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो यहाँ पे G। क्या बनेगा आपका? नाइट्रिक ऑक्साइड, NH3 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया बनेगा। अब ध्यान देना, अमोनिया देखो, उस बार में भी नाइट्रोजन लिए थे, इस बार में भी हाइड्रोजन लिए, ठीक है। तो इस बार NH3 काहे बन गया? NH3 बनने क्या ऐसे ही बन जाएगा क्या? नहीं, इस बार क्या होगा, आप लोगों ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जला, ऑक्सीजन था ना यहाँ पे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्शन करवाएंगे। ऐसे ही रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे ही रिएक्शन नहीं करेगा, इसको आप लोग लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म करते हैं, है ना। 500 डिग्री सेल्सियस तापमान, उसके साथ साथ केल्विन, उसके साथ साथ इसमें प्रेशर देंगे। कितना प्रेशर देंगे? आपका 200 एटॉमिक प्रेशर, ATM, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे, 500 डिग्री पे इसको गर्म करेंगे, तब जाकर के ये अमोनिया गैस निर्माण होगा। अभी भी अमोनिया गैस का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे एक उत्प्रेरक देते हैं रासायनिक अभिक्रिया को रेट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ाने के लिए एक आयरन का यूज करते हैं, लोहे। ये क्या होगा? कैटालिस्ट, कैटालिस्ट। ये क्या होगा? उत्प्रेरक, ये जो रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है, तब जाके ये आपका अमोनिया बनता है, अमोनिया बनता है। और ये अमोनिया है क्या? गैस। तब जाके अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया ऐसे ही निर्माण नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, इस तरह क्वेश्चन किसी तरह घुमा देगा। अमोनिया गैस का निर्माण के लिए कौन सा कैटालिस्ट उत्प्रेरक का यूज करते हैं? लोहा। अमोनिया गैस में कितना टेम्परेचर हमको दिया था? 500 डिग्री सेल्सियस। कितने प्रेशर पर अमोनिया गैस का निर्माण होता है? 200 एटमॉस्फेरिक। तो ये आपका पूछता है, इसमें ग्रुप डी के या LP के एग्जाम में बहुत बार पूछा होता है, यहाँ पर डैश दे देता कितना टेम्परेचर था, 500, 200, 300। तो ये चीज़ आपको जानना होगा। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया सही नहीं हो जाता, बहुत सारा कंडीशंस होता है, तब जाके अमोनिया गैस प्रॉपर बनता है। अगर ऐसा नहीं होता तो घरे में कोई हाइड्रोजन ले लेता और सोडियम नाइट्रोजन लेता, मिक्स करके अमोनिया बना लेता, ठीक है। तो ये भी बताते कि रासायनिक अभिक्रिया फिक्स रेशियो में संयोग करता है, बहुत सारा कैरेक्टर डिपेंड करता है, तब जाके कोई भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ बन रहा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे अपने खाना, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करोगे आप लोग? यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। हम बैलेंस नहीं करें। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधे अपने खाना कैसे बनाते हैं। तो पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, फिर क्या लिया? जल लिया, वाटर, है ना। वाटर कहाँ से लिया? जमीन, जमीन से कौन? जाइलम, ठीक है, खनिज और लवण। फिर उसके बाद क्या बना? ये आपस में रिएक्शन। अब बताओ, मान लेते कि कोई पेड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, पानी भी उसको मिल गया, खाना बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अब देखो क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब ये रिएक्शन कहाँ होता है? पेड़ पौधे के पत्ती में होगा। पत्ती में भी कहाँ? पत्ती भी नहीं बोलेंगे, पेड़ पौधे के पत्ती में तो होगा, लेकिन पेड़ के जितने भी हरे वाले पार्ट्स हैं, हरे वाले पार्ट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पेड़ के जितना भी क्लोरोफिल वाले भाग में ये रिएक्शन होता है, क्या होगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब ये क्या है? अभी भी रिएक्शन कर जाएगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल का काम क्या? क्लोरोफिल में ये चीज़ आ गया। अब क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को लेगा, समझ में आ रहा? सूर्य की किरण, सनलाइट को, क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर गया। अब इसके अंदर क्या आएगा? सूर्य के प्रकाश आया, और सूर्य के प्रकाश से गर्मी उत्पन्न होगा, और इस गर्मी से क्या होगा आपका? ये रिएक्शन करेगा, तब जाके बनेगा क्या? C6H12O6, ये ग्लूकोज का निर्माण होगा। और कौन सा गैस निकलता है प्रकाश संश्लेषण में? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा अमाउंट में पेड़ पौधा पानी ले लिया है ना, तो कभी कभी H2 एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर कंडीशन है अगर आपके एग्जाम में आएगा तो।
तो पर क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधे में दिखाई देता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम ही ये ना कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करे। क्यों एब्जॉर्ब करता है? अगर ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो याद रखना। अब यहाँ पे कुछ कुछ बता दे रहे हैं। अब इस रिएक्शन में 6 होता है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन के अणु, 6 कार्बन के अणु, यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 अणु स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको देना पूछता है कितने कार्बन के अणु, कितने जल के अणु, ये पूछता है। तो ये क्या बन गया आपका? ग्लूकोज बना, पेड़ पौधे का खाना हो गया। और इस पेड़ पौधे को अपना खाना किस रूप में जमा करके रखता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में जमा होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको पूछता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया एक तरह का रिएक्शन। अब एक होता है रिवर्स रिएक्शन। चलिए यहाँ पे हो गया। अब आप लोग को लगभग हमको स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो गया, यहाँ पे हीट रिलीज हुआ, ठीक है। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोग। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अब यहाँ से मेन आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। कर देना, करने दें। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अब यहाँ से समझ में, कॉम्बिनेशन समझेंगे। यहाँ से मेन जो है ना टॉपिक का हार्ट स्टार्ट होगा। अब यहाँ से चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, एक एक प्रॉपर चीज़। पूरा नोट्स लेकर के आए, जितना नोट्स हम दिए उसको प्रॉपर अभी पढ़ा देंगे, ठीक है, एक एक चीज़। तो 2 तरह का चीज़ आप लोग याद रखना। एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है एक्सोथर्मिक। इसको बोलते हैं इंट्री करवा रहे हैं ना, हीट को देना, हीट देने पर रिएक्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। इन मतलब हीट का इन, हीट इन हो रहा है क्या? हीट उष्मा देना पड़ता, उष्मा देना है इसमें। उष्मा दोगे तब जाकर रिएक्शन होगा। उसको क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक। और हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी, शोषण करेगा उष्मा शोषी। कैसे याद रखोगे? इन मतलब इंटर लेना, एग्जिट। देखो गेट के बाहर EX लिखा मतलब बाहर, हीट बाहर निकल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद हीट बाहर निकल रहा है। तो हीट का बाहर निकलना, हीट का बाहर निकलना, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद हीट अपने आप बाहर निकलता है, इसमें हीट देने का जरूरत नहीं। यहाँ पर अभिक्रिया कराने हीट आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लिया आपके घर में कोयला है, कोयला को रख दीजिए, ऑक्सीजन तो कोयला ऑक्सीजन आपको जल जाएगा क्या? अरे नहीं जलेगा, ठीक है। तो उसमें हीट हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ये ध्यान देना है आपको। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का जो है, पहला रिएक्शन आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टॉपिक आपको नोट करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड हो रहा है ना, कंबाइन होना, जुड़ जाना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजन, संयोज हो रहा है ना, संयोजन अभिक्रिया। तो 2 चीज़ों का मिलन बोल सकते हैं ना, संयोजन अभिक्रिया, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हम लोग। झिलमिला रहा है क्या डिस्प्ले ने ना, मतलब इफेक्ट कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए अब संयोजन अभिक्रिया में हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर क्या करते हैं? आपस में मिलकर के एक हो जाते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आया? मतलब कि 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो जाएगा, फाइनली एक बन जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है, 2 तत्व हो सकता है, 2 यौगिक एलिमेंट हो सकता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड आर रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मान लो एक पदार्थ A है और दूसरा पदार्थ B है, आपस में रिएक्शन करके संयोजन जुड़ता है, दोनों जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? AB बनाएगा। क्या बनाएगा? AB बनाएगा। अच्छा, अभी ना आपको बताए थे, एरो के इधर वाला को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, लिखवा दिए, ठीक है, रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये जो बना इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और उत्पाद इसको बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तब 2 या 2 से अधिक, अगर मान लो 3 को होता है A + B + C, तो क्या बनता है? ABC। तो हमेशा इधर क्या हो रहा है? जुड़ने पे एक हो जाएगा, कितना भी रहे, 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक या कुछ भी रहे, ये हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट आपको देगा। उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब क्या क्या इसके ऊपर एग्जाम्पल आएंगे, तो देखो सबसे पहले आपका बताना है यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को लिखूंगा जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला आपका है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को पहले पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। कंबशन ऑफ कोल,
कंबशन ऑफ कोल। हिंदी वाले आप लोग लिख लेते ना, कोयले का दहन। कोयले का दहन कैसा रिएक्शन है पूछ देगा। कोयले का जलना आप सभी को पता है कि रासायनिक परिवर्तन। अब पूछ दे कैसा रिएक्शन है, संयुक्त अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। जो नहीं पढ़ा वो कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, सही मार ही नहीं पाओगे आप लोग। तो कंबशन ऑफ कोल, तो इसके लिए पहले केमिकल इक्वेशन बोला, कोयला जल रहा है, इसका हमको रिएक्शन लिख करके देखो, क्या करोगे। तो कोयला क्या होता है, मेनली कार्बन से बने होते हैं। जनरली मेनली कोयला क्या होता है, कार्बन से बने होते हैं। तो क्या होगा, कार्बन किसके प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे। अच्छा कार्बन क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ सॉलिड लिख दो। कार्बन किसके प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। बनेगा क्या, कार्बन कोयला ये जल जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपका, कौन सा गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और कुछ अवक्षेप बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन प्रॉपर हुआ, कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन को जलाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि कोयला, कार्बन के रूप में बहुत सारा ईंधन भी आप ले सकते हो जिसमें कार्बन हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर मैंने कार्बन को लिया, तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंबशन ऑफ कोल। तो कैसा रिएक्शन है, देखो दो को था मिलकर एक बना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो ये पूछे, अब पता चल गया कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया। ये तो बता देते भौतिक है कि रासायनिक, लेकिन ये बताना मुश्किल था जब तक आपको पता ना चले, ठीक है। दूसरा है, दूसरा आपका लेते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस H2O। अब बताएंगे, देखो चीज़ को समझना है आपको, क्या क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद आप लोग बताना। देखना कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, सबसे पहले जानो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये है क्या आपका क्विक लाइम। इसका क्या नाम है, क्विक लाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, खड़िया चूना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, खड़िया चूना। मार्केट से आप लोग लाते हो जो दिवाली में पेंट करने के लिए, लगभग वो भी है क्विक लाइम है, ठीक है। अब इसको आप पानी में डालें, अब इसको पानी में डाले, मार्केट में दिवाली में पानी में डाले, तो क्या होगा, ये बुदबुदाहट होता है। बुदबुदाहट से एक गाढ़ा घोल बन जाता है। उस घोल का नाम क्या है, कि चूना था, खड़िया चूना। पानी में डाले, चूनवा बूझ गया, उसको क्या बोलेंगे, CaOH का होल टॉइस। तो इसका क्या नाम होगा, बूझा हुआ चूना, सिलेक्ट लाइम। हिंदी में क्या बोलेंगे, सिलेक्ट लाइम। क्या बन गया ये सिलेक्ट लाइम, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बूझा चूना। चूना था, पानी में डाले, बूझ गया। लेकिन इसके साथ क्या होता है, बस यहीं पे काफ़ी हो जाएगा क्या, नहीं, इसके साथ हीट निकलता है ना, गर्मी उत्पन्न होता है तो क्या निकलता है, हीट। क्या निकलता है, हीट। तो अब एक बात बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक। ये क्या यौगिक मिला आपस में, यहाँ पे देखो दो या दो से, ये क्या दो तत्व मिल करके एक यौगिक बना दिया। दो यौगिक मिल करके एक तत्व बनाते हैं, एक सिंगल बना, तो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हीट निकला तो पूछता है कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ अभिक्रिया बनाते तो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन संयोजन। अब ये ना देकर के ये बोल देगा ये कैसा रिएक्शन है, उष्मा छेपी है कि अवक्षेप, उष्मा शोषी की उष्मा छेपी, क्या होगा इसको, उष्मा छेपी। अब आप बताइए, क्या इसमें पानी में चूना को डालने के लिए क्या आग लगाए थे आप, गर्म किए थे, अपने आप ना हीट निकला, इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकलना, हीट बाहर निकला तो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, उष्मा छेपी, उष्मा बाहर निकला, तो ये हो गया, लिख दे रहे हैं उष्मा छेपी रिएक्शन हो गया। तो ये ध्यान देना। अच्छा अब ये है क्या, अब यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, क्या लिखेंगे इसमें, कोई आइडिया। ये पानी में घुलनशील है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, एक्वा सोल्यूशन, क्या होगा, AQ। ये क्या हो गया आपका, AQ। अच्छा कलर पूछता है, ये कलर कैसा होता है आपका, सिलेक्ट लाइम का व्हाइट है ना, व्हाइट कलर का होता है। ये कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। अच्छा व्हाइट वॉश पेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, व्हाइट वॉश में हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह एक और है, 5 एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद इसको रहने देंगे, ठीक है। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, हाइड्रोजन का जलना, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मान लीजिए एग्जाम में दे दिया कि कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या होगा, पानी बनेगा, नमक बनेगा, चीनी बनेगा, क्या होगा, जिसको पता रहेगा रिएक्शन बता देगा। तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा, कैसे, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को किसके प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनेगा, H2O। अच्छा अभी ना पढ़े थे H2O के साथ क्या, अच्छा कौन सा रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया तो है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, तो पानी का बनना कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ में आया। अच्छा कैसा बना, ये भी हाइड्रोजन कैसा था, गैस था, ये भी गैस था, कैसा बना, लिक्विड बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, चौथा। अब हाइड्रोजन ये तो है, हाइड्रोजन गैस है, अब बताइए हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन किसके साथ कराएं हम लोग, क्लोरीन गैस। अच्छा क्लोरीन गैस कहाँ पाया था, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन।
हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे। क्लोरीन कैसा होता है, बहुत ही सड़ा हुआ मछली जैसा गंध करता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका HCl। क्या बनेगा, सीधा सी बात है भाई, हाइड्रोजन है तो H, Cl है तो क्लोरीन बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलेगा, हाईली सोल्यूबल। अच्छा ये क्या है, HCl है ना, अब ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इसमें याद रखना, यहाँ पे आप लोग क्लोरीन है ना, यहाँ पे सनलाइट यूज करते हैं, याद रखना। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में ऐसे ही रिएक्शन नहीं करता, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ठीक है, और जो कि जल में बहुत तेजी से घुल जाता है ना, याद रखना है। चौथा, पांचवा देखना है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, आयरन मतलब लोहा, लोहा को सल्फर के साथ, लोहा कैसा होता है सॉलिड, सल्फर भी कैसा होता है सॉलिड, क्या बनेगा FeS बनेगा, ठीक है। आयरन सल्फर, ये भी आप लोग एक क्लास में बताएंगे कि हम FeS का है लिखे, 2 भी लिख सकते थे, 4 भी लिख सकता है। तो ये क्या बना आयरन, इसको क्या बोलेंगे, Fe है तो आयरन, इससे सल्फर, तो सल्फर अकेले है तो सल्फर बोलेंगे, साथ में है तो सल्फाइड, तो क्या नाम हो गया, फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड। क्लोरीन अगर अकेले है तो क्लोरीन बोलेंगे, साथ में है तो क्लोराइड, तो अभी इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोल देंगे, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ना है। अच्छा ये कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में, कैसा होता है सॉलिड। पांचवा हो गया, छठा लेके खत्म करेंगे, 2 और है। अब दूसरा बात करते हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस। अमोनिया हो गया NH3, अमोनिया गैस जो अभी बनाया था हम। अमोनिया गैस कैसे बनता था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, अमोनिया गैस है, इसको रिएक्शन करवा देते किसके साथ, HCl के साथ, HCl के साथ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अमोनिया गैस है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब आपस में रिएक्शन करेगा ना तो पता है क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, अमोनियम। NH3 है तो अमोनिया, NH4 है तो अमोनियम, क्या नाम हो गया, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा ये पता है अमोनियम क्लोराइड इसका नाम क्या है, नौसादर बोलते हैं इसी को, नौसादर। तो नौसादर का फॉर्मूला यही है, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर का। तो अमोनियम क्लोराइड का कमर्शियल नेम क्या हो गया, नौसादर बोलते हैं, ठीक है। इसका बहुत जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ये नौसादर जो है ना रिएक्शन दे देगा, बोले कैसा कलर का होता है, तो वाइट कलर का। कैसा कलर का होता है ये, वाइट। और क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो ये भी आपको देना सॉलिड के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है, प्रेसिपिएट नहीं। तो ये आप लोग को रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपका डिकम्पोजिशन बचा उसको ढंग से बताएंगे। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जितना रिएक्शन पढ़ा रहे 7 को 2 और इससे बाहर एक भी आपका आने वाला नहीं है। पूरा बुक उठा करके आप लोग देखना, एक भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्या बनेगा, कैसा कलर बनेगा, ये सब ध्यान देना, नौसादर का कलर क्या रहता है, ये सब स्केलेट लाइन पूछा हुआ चुना, ठीक है। तो रहने देते हैं क्लास को यहाँ पे। और ये चीज़ याद रखना, लगभग जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसमें ज़्यादातर हीट निकलता है, ज़्यादातर हीट आपको निकलता है। कुछ कुछ में देना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ में हीट आपका निकलता है।